हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम सीटेट को टारगेट करते हुए अपना प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चंस में से 20 आपकी जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से होंगे, 10 मार्क्स की आपकी साइंस पैडागोजी होगी। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। और ये जो क्लास है ये सभी बच्चे देख सकते हैं। जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, जिन बच्चों की तैयारी भी पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो अगर आपका किसी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्लियर टॉपिक जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो भी आपका इस क्लास के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कहती कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट जो जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। और जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है वो ये चेक कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी हुई है, किस लेवल तक की हुई है। तो उस इसके अलावा आपको एक मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी चीजों का भी एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़े हो तो ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, रिशु साइंस एकेडमी पे। और उसके अलावा अगर आपको कोई मेल करनी हो, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। और कमेंट के थ्रू भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ एन अनियन पील कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ माइक्रोस्कोप। आप खुद से क्वेश्चन रीड कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझाती हुई चलूंगी, इंग्लिश भी और हिंदी में भी, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या किया, एक अनियन पील था, अनियन का छिलका है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि अनियन सेल की बाउंड्री को क्या कहेंगे। जो थिक कवरिंग होती है उसके बाहर उसको क्या कहेंगे। जो सेंट्रल डेंस राउंड मटेरियल, सेंटर में जो डेंस मटेरियल है उसको क्या कहेंगे। और उसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल में उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि A B C D क्या है। तो उसने पूछा है द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल। तो ये कोई सेल है, उसकी बाउंड्री पूछा है, ये क्या है ये आपको बतानी है। उसके अलावा इस बाउंड्री के अराउंड एक और थिक कवरिंग है, इसको क्या कहेंगे। और बीच में एक डेंस मटेरियल है, इसको क्या कहेंगे, सी। और ये एक लिक्विड है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको डी नाम दिया हुआ है, इसको क्या कहेंगे। तो आपको पता है प्लांट सेल की बात हो रही है। प्लांट सेल में जो बाहर बाहर की कवरिंग होगी, जो बी है, वो क्या होगी, आपकी सेल वॉल होगी। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल। एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो बी क्या है, सेल वॉल है। ए क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ए क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो थिक डेंस सब्सटेंस प्रेजेंट है बीच में, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसे केंद्रक कहते हैं। और यहाँ जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जहाँ पे काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं इस सब्सटेंस के बीच में, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो A B C D हमें पता चल गया क्या है। ए है हमारा सेल मेम्ब्रेन, बी है सेल वॉल, सी है न्यूक्लियस, डी है साइटोप्लाज्म। ए कोशिका झिल्ली है, बी कोशिका भित्ति है, सी केंद्रक है, डी क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो इस तरह से मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ। एक डायग्राम है, इमेज। यहाँ पे जो बाहर की कवरिंग होती है सेल की, इसको सेल वॉल कहते हैं। अंदर वाली कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे साइटोप्लाज्म। और बीच में जो थिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्लियर। और ये जो आपको एम्प्टी सब्सटेंस है ये है वैक्यूल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द एक्टिविटी गिवन बिलो। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, आपको इस एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि ये जो एक्टिविटी में परफॉर्म हो रहा है, मतलब एक्टिविटी जो की जा रही है, ये एक्टिविटी पर्टिकुलर किस चीज से रिलेटेड है। मतलब इस एक्टिविटी में बर्न फोर्स के बारे में बताया जा रहा है, डेंसिटी के बारे में बताया जा रहा है, प्रेशर या ग्रेविटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। A plastic bottle is filled with water and its mouth is closed with a cap. A hole is made in the bottle using a push pin. It is observed water does not come out of the hole. एक्टिविटी में क्या किया जा रहा है, एक प्लास्टिक की बोतल ली है, इस तरह से एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। एंड आपने क्या किया, इस बोतल को आपने पानी से भर दिया, इस बोतल में पानी डाल दिया, उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया, इसकी कैप को आपने टाइटली लगा दिया। बोतल में अब आपने एक पिन के द्वारा होल किया। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक होल किया पिन से। तो ये देखा गया कि ये जो छेद है, ये जो छिद्र है, इसमें से पानी बाहर नहीं निकला। अदरवाइज क्या होना चाहिए था, यहाँ से पानी बाहर निकलना चाहिए था, बट पानी बाहर नहीं निकला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि आपने जब कैप लगाई ना,
इसके अंदर जितना प्रेशर था, मतलब इसके अंदर का जो प्रेशर है ना, एक्चुअली बेसिकली क्या है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है। तो आपने बोतल लगा रखी है इसकी, अब इसके अंदर और प्रेशर तो जा नहीं रहा, जितना अंदर बोतल में प्रेशर था वो कम पड़ रहा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड प्रेशर। तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, अंदर को इस यहाँ से होल की तरफ ना प्रेशर लगा रहा है ताकि इसमें से पानी बाहर ना आए। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या परफॉर्म किया जा रहा है, प्रेशर के बारे में बताया जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर है वो ज्यादा है और अंदर जो है कम है, दैट्स व्हाई इस बोतल से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इसमें क्या परफॉर्म किया जा रहा है, दाब की एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च इज मेड टू फॉल वन बाय वन ऑन अ प्रिज्म और ग्लास स्लैब। आपके पास लेजर लाइट है, आपने बारी बारी इस लाइट को पहले आपने प्रिज्म पे थ्रो किया, उसके बाद आपके पास कोई ग्लास स्लैब थी, आपने उसमें फेंका। तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, कहाँ पे डिस्पर्शन होगा। तो जब जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म में जैसे ही लाइट जाएगी, देखो जो प्रिज्म की जो लेजर की लाइट होती है ना, लेजर टॉर्च की, वो मोनोक्रोमेटिक होती है। कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर होता है उसमें, सिंगल कलर। लेजर टॉर्च गिव्स ओनली वन कलर ऑफ लाइट, सिंगल कलर है किसमें, इस लेजर लाइट में। बेसिकली ये क्या होता है, हमें पता है जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, है ना, 7 कलर से मिलकर लाइट बनी हुई है, जिसको हम विवग्योर भी कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लाइट बेसिकली 7 कलर से मिलकर बनी होती है। बट हम यहाँ पे लेजर लाइट की बात कर रहे हैं, लेजर टॉर्च की बात कर रहे हैं, जो कि मोनोक्रोमेटिक होती है, उसमें सिंगल ही कलर होता है, तो वो स्प्लिट तो नहीं होगी 7 कलर्स में, है ना, तो डिस्पर्शन तो नहीं होगा। वो खुद ही सिंगल है, तो सिंगल से क्या स्प्लिट होगा उसका। तो सिंगल लाइट जो सिंगल लाइट है इसकी लेजर टॉर्च की, वो स्प्लिट नहीं होगी। तो जैसे ही वो ग्लास स्लैब पे जाएगी या प्रिज्म पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमें पता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो क्या लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा दोनों ही केसेस में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए में भी अपवर्तन हो रहा है, बी में भी अपवर्तन ही हो रहा है, दोनों में रिफ्रैक्शन ही होगा। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं पे किस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाए, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस प्रॉपर टॉपिक को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी हमारा जो थ्योरी पोर्शन चल रहा है, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में चीजें देखनी है तो थ्योरी पोर्शन जो हमारा चल रहा है वहां पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके बताई हुई है, ठीक है। चाहे वो सेल की बात हो या फिर लाइट चैप्टर हो या एसिड बेस का चैप्टर है, सारे चैप्टर जो भी हैं वो डिटेल में कराए गए हैं, तो वहां से वो वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है उनमें, वो किस तरह की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो प्लांट्स में खाना किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको, वाटर चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रोसेस होती है। और कहाँ पे होती है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बना देंगे, C6H12O6 प्लस ग्लूकोज, सॉरी प्लस ऑक्सीजन। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है। ग्लूकोज जो है प्लांट्स रिलीज कर देते हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, और ग्लूकोज जो है उसको एज अ फूड वो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पूछा है किस तरह की रिएक्शन है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो कंबाइन होके प्रॉपर इतने ही कार्बन मिलेंगे, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, और 2 ऑक्सीजन यहाँ भी मिलेंगे, 8 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस करेंगे तो ये आपको प्रॉपर इतना ही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, how can a saturated solution of copper sulfate be made to dissolve more of copper sulfate। मतलब हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किस चीज का, कॉपर सल्फेट का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और आप सब्सटेंस मिक्स नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, भरा हुआ है, उसमें और इतनी सी भी जगह नहीं है कि कुछ भी हम मिक्स कर पाए, उस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किस चीज का? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। वो चाह रहा है कि इसमें और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ऐड करे, तो इसके लिए इसको क्या करना होगा? कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड करना होगा, या फ्रीज करना होगा सॉल्यूशन को, या हीट करना होगा, या फिर एसिड मिक्स करना होगा। तो आप अगर इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सब्सटेंस मिक्स करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? इसको हीट अप करोगे। जैसे ही आप हीट अप करोगे, उसको और डिसॉल्विंग की कैपेसिटी मिल जाएगी उसके पास, मतलब उसमें उसकी जो सॉल्युबिलिटी की पावर है वो बढ़ जाएगी, और इसमें आप और कॉपर सल्फेट जो है ऐड कर पाओगे। तो कैसे? बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, या तो आप ज्यादा पानी डाल दीजिए, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप और कॉपर सल्फेट उसमें डाल सकते हो। तो बाय हीटिंग द सॉल्यूशन, विलेन को गर्म करके आप जो है इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ा सकते हो। दिस इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? कुछ डिजीजेस दे रखे हैं, पोलियो, कोलरा, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। ये डिजीजेस के कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये डिजीज होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब किसके थ्रू ये फैलते हैं? हवा से, पानी से, खाने से, कंटेमिनेटेड फूड से, वाटर से, मतलब किस तरह से ये फैलते हैं? तो फर्स्ट है पोलियो। तो पोलियो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, पोलियो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू भी, मतलब अगर इन्फेक्टेड कोई पर्सन है तो उसका जूठा खाने से या पानी पीने से भी वो जो पोलियो है वो फैलता है, ठीक है। उसके अलावा कोलरा, कोलरा वायरस वायरस के थ्रू नहीं होता। कोलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, वाटर एंड फूड की वजह से होता है, ये सही है। हेपेटाइटिस बी जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, एक वायरल डिजीज है। मीजल्स जो है सही ऑप्शन है इसमें, वायरस एक वायरल डिजीज है एंड इट इज कंटेमिनेट, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इट इज थ्रू एयर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। देखो मीजल्स पता क्या है, अगर मान लीजिए रूम में, किसी रूम में 10 बच्चे हैं या 10 इंसान, 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से अगर एक भी इन्फेक्टेड है ना, एक भी इन्फेक्टेड है, तो ये इन सभी 9 पर्सन को बीमार कर सकता है, क्योंकि ये जो है हवा के थ्रू फैलता है, ठीक है, हवा और खांसी के थ्रू। तो मीजल जो है एक वायरल डिजीज है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली डी। ओनली डी, खसरा जो है विषाणु के वजह से होता है और वायु के थ्रू फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये कुछ डिजीजेस मैंने दे रखे हैं, पोलियो, कोलरा, हेपेटाइटिस ए, बी। अब जरूरी तो नहीं है जो एग्जामिनर ने इस बार डिजीज पूछे वही हर बार पूछे, कोई भी डिजीज वो पूछ सकता है। तो ये एक बार डिजीजेस आप देख लेना, कौन सा कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, टाइप क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हवा से फैल रहा है, खाने से फैल रहा है, कंटेमिनेटेड फूड से, किसके थ्रू फैल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इस टेबल को जरूर पढ़ना, ठीक है। ये 2 पेजेस का टेबल है, इसमें सारे डिजीजेस मैंने ऐड किए हैं अप टू 10th लेवल। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, क्योंकि आजकल क्या है ना, नाउ इट इज 9th-10th तक के टॉपिक जो हम पूछे जा रहे हैं, इतना तो आपको पता ही है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो मैं बता दूं कि 9th-10th के भी कुछ टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं। पहले तो क्या था कि 6 to 8 की एनसीईआरटी पूछी जाती थी, बट अब 9th-10th तक के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो अब जो पेपर का लेवल है वो काफी एडवांस हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव बोन्स एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन? नीचे दिए गए, मतलब निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है? उसमें हड्डियां नहीं है, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू कैसे कौन चलता है? डू नॉट हैव बोन्स। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म में बोन्स नहीं होती और ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मूव करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रो न्यूट्रिएंट में रिजल्ट इन पुअर ब्लड क्लॉटिंग एंड सबसीक्वेंट ब्लीडिंग? ऐसी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और खून जो है बहने लगता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन के। विटामिन के की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये होती है। उसके अलावा अगर विटामिन ए देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस।
उसके अलावा है नेक्स्ट विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से पेरिनीशियस एनीमिया होता है, जिसकी वजह से नंबनेस वगैरह रहती है हमारी बॉडी में, और विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी होती है। तो ये जो कौन से विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, ये मैंने एक टेबल दे रखा है, इसके थ्रू आप पढ़ लेना एक बार कि प्रोटीन की कमी से क्या हो रहा है, प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से कौन सा डिजीज हो रहा है, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12 सारे यहाँ दे रखे हैं, विटामिन C, D, E, ये सारे विटामिन यहाँ मेंशन है। उसके अलावा ये सारी किस कौन से मिनरल की वजह से, कौन से विटामिन की वजह से कौन सी कमी हो रही है, वो आप एक बार इस ये जो टेबल है ना इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये टेबल भी अगेन इंपॉर्टेंट है, और देखो एक क्वेश्चन मिस मत करना, ये टेबल्स जरूर एक बार नजर मार लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन एसिड A is added to base B, C is produced along with a large amount of heat. C is used in manufacture of plaster of Paris. Identify A, B and C. जब आपने A ऐड किया टू बेस B, इतना हमें पता चल गया बेस B क्या है, एक बेसिक बेस है, ठीक है। तो A को जब आपने ऐड किया B में, तो हमें क्या मिला, C मिला along with some amount of heat। C के साथ साथ हमें कुछ amount of heat भी मिली। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहां पे भी हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है लाइक फोटोसिंथेसिस में हो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपसे पूछा गया है इसमें A B C क्या है, आपको ये बताना है A B C क्या है, और आपको एक हिंट दे दिया गया है कि ये जो C है ना, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग में हमने किसको यूज किया था, किस चीज को हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, है ना। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसको जिप्सम कहते हैं, है ना। चलिए एक बारी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो सी तो हमें पता चल गया कि कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ लिख सी तो हमें पता चल गया क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट ना, अगर आप चारों रिएक्शंस को देखोगे, चारों ऑप्शंस को देखोगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट आंसर को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है उसको हीट करके हमें क्या मिलता है, मतलब उसको हीट करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट हमें कैसे मिला, तो कैल्शियम सल्फेट हमें कैसे मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को मिक्स करेंगे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला है CaOH2। लाइम वाटर भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा और सम अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे रिलीज होगी। तो प्रॉपर रिएक्शन ये रहने वाली है। तो ए क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, बी क्या है, लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ए सल्फ्यूरिक एसिड है, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और सी क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको हीट करेंगे और हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, नेफ्थलीन एंड सॉल्ट। आपके पास सैंड, सॉल्ट और नेफ्थलीन का मिक्सचर है, तो अब आपको इन तीनों को मिक्स करना है, तो आप कैसे सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट करोगे। नेफ्थलीन हमें पता है सब्लिमेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को आप, इस मिक्सचर को आप क्या करोगे, हीट करोगे। जैसे ही आप हीट करोगे सब्लिमेशन के थ्रू डायरेक्ट जो है नेफ्थलीन जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नेफ्थलीन को सेपरेट कर दिया। अब आपके पास बचा सैंड और सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट आपके पास बचा, तो अब आप क्या करोगे, सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को लेके आपने एक बीकर में डाल दिया, इसमें आपने सम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, है ना। अब क्या हुआ, इस वाटर में सॉल्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा। इस सॉल्ट को, सॉल्ट वाले लिक्विड को, मतलब इस लिक्विड में जो सॉल्ट मिक्स हो गया, सैंड तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और ये जो वाटर बचा जिसमें सॉल्ट मिक्स हो गया, इसको आप डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट, मतलब डिकेंटेशन कर दोगे। डिकेंटेशन मतलब इसको आपने सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है, दूसरे फिल्टर में निकाल लिया इस मिक्सचर को आपने, सॉल्ट वाले मिक्सचर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सैंड मिल गया, आपने नेफ्थलीन को सेपरेट कर लिया, आपने सैंड को सेपरेट कर लिया। अब आपके पास ये मिक्सचर बचा है किसका, सॉल्ट वाला सॉल्यूशन बचा है। अब इसको आप हीट करके इवेपोरेशन के थ्रू जो है सॉल्ट को कलेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो
राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज आपने क्या क्या किया, आपने क्या किया, सब्लिमेशन किया, डिकेंटेशन किया और इवेपोरेशन किया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऊर्ध्वपातन, वितारना और वाष्पीकरण इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ अ कॉइन फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड इंक्रीज कंटिन्यूसली। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और यहाँ से आपने एक कॉइन को गिराया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जब आप इस कॉइन को नीचे गिराते हो तो इसकी स्पीड क्यों इंक्रीज करती रहती है, कंटिन्यूसली इसकी स्पीड इंक्रीज करती है। तो वो स्पीड जो है जैसे कॉइन नीचे आता जाएगा इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ क्या कर रही है, इस आयरन को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि अर्थ अट्रैक्ट्स द कॉइन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, कॉइन नीचे जा रहा है। और जैसे जैसे इसका जो मतलब ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, इसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, स्पीड भी इंक्रीज करती जाएगी। तो ग्रेविटी ने क्या किया, ग्रेविटी कोज एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से, इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। दैट्स वाई स्पीड क्या करिए, इंक्रीज करिए। दैट्स वाई जब आप सिक्के को ऊपर से फेंकोगे तो भूमि पर वो गिरेगा ना, तो उसकी जो गति है वो लगातार बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ेगा और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C, D are two bars such that and A is repelled by and C। सेकंड में दिया है B and C attracted toward each other, B and D repel each other। मतलब आपके पास दो बार है A B C D, दो बार्स इस तरह से बना लीजिए A B C एंड D। कह रहा है कि एंड A is repelled by and C, A और C में आपस में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है। तो हमें पता है जब सेम साइड्स हैं, सेम साइड रिपेल करती है और ऑपोजिट साइड अट्रैक्ट करती है। तो इट मींस ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। और मैग्नेट में ही रिपेल या अट्रैक्शन होगी। सेकंड है एंड बी एंड सी अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, ये एंड बी और ये एंड सी आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड बी एंड डी रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों एंड भी आपस में रिपेल करेंगे। मतलब क्या हुआ कि दोनों ही मैग्नेट ही हैं, क्योंकि रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रही है तो इनमें, तो इट मीन्स कि दोनों ही मैग्नेट है, ए बी भी और सी डी भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा विकल्प जो है सही है। तो बोथ ए बी एंड सी डी आर मैग्नेट्स, इसलिए हमें पता चला कि ए बी भी मैग्नेट है, सी डी भी मैग्नेट है, दोनों ही क्या है, चुंबक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज लीस्ट लाइकली टू अकर। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है, लीस्ट लाइकली का मतलब है पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो तरह की रिएक्शंस जो है मिक्स हैं। एक तो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जिसके क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। और एक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हैलोजेंस, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज किसकी है, हैलोजेंस की। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल तो हमने कई बार किया है, हैलोजन का आज फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हैलोजन की सीरीज में पता क्या होता है, ऐसे होती है जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब फ्लोरीन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, बट क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब इस केस में रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे है, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। बट ये सीरीज उल्टी नहीं चल सकती, मतलब ब्रोमीन जो है क्लोरीन और फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता और क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमने कई बार देखी है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, नीचे की तरफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। इस सीरीज को हमने एक निमोनिक के थ्रू याद किया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, प्लेटिनम। इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेटल्स और नॉन मेटल वाली सीरीज है, उसका लिंक मैं दे दूंगी, वहां से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है, वहां पे मैंने निमोनिक वगैरह सब अच्छे से बताया है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, चलिए तो ये तो होगी हमारी एक्टिविटी सीरीज। अच्छा, इसमें ना एल्यूमिनियम और जिंक
के बीच में क्रोमियम भी आता है, जो बेसिकली शो नहीं किया जाता, बट क्रोमियम जो है एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में आता है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड गिव राइज टू क्रोमियम एल्यूमिनियम। हमें बताना है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये पॉसिबल है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू क्रोमियम। एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, क्रोमियम नीचे आएगा। एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे आएगा, क्रोमियम यहाँ बीच में आएगा, तो एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नीचे वाले मेटल्स के कंपेरिजन। सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज कॉपर और वाटर। देखो कॉपर वैसे ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट कुछ केसेस है जहां पे कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है इन सम केसेस। तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, यस पॉसिबल है बट अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। थर्ड रिएक्शन है क्लोरीन सोडियम ब्रोमीन। तो ये देखो यहाँ पे हैलोजन वाली सीरीज है, ये दोनों ही हैलोजन सीरीज है, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन का है क्वेश्चन। क्लोरीन और ब्रोमीन। अब क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है क्या? ये देखो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। फोर्थ है पोटाशियम क्लोराइड ब्रोमीन। तो देखो यहाँ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन, क्या क्लोरीन क्या ये ब्रोमीन क्लोरीन को मिक्स मतलब हटा सकता है क्या इस सॉल्यूशन से? ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं हटा सकता, क्योंकि ब्रोमीन जो है वीक है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये जो रिएक्शन है ना, फोर्थ रिएक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। और यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताना था किसकी संभावना सबसे कम है, तो फोर्थ ऑप्शन की संभावना सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ब्रोमीन है वो वीक है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये मैंने हैलोजन की रिएक्टिविटी सीरीज भी दे रखी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, केमिकल सिंबल ये है रिएक्टिविटी। एंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन इन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को, और आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इट इज लेस एक्टिव। ठीक है, ये एक सीरीज है, उसको आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ पेपर कप containing water not catch fire when heated with a candle placed below it। मतलब आपके पास एक पेपर कप है, आपने नीचे एक कैंडल जला दी, और अब आपने देखा कि इस पेपर कप में ना आपने पानी डाल रखा है, तो आपने देखा कि पेपर जो है आग ही नहीं पकड़ रहा, जल ही नहीं रहा, ये कप जो है वो जलेगा नहीं, जबकि इसमें पानी जो है ना वो उबलना शुरू हो जाएगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बट ये कप नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या होगा, क्योंकि इसमें आपने पानी डाल रखा है, तो ये जो वाटर है ना इस पेपर कप को ठंडा ही रहने देगा, ये इस पेपर कप को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो जब इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा ही नहीं तो इसमें बर्निंग होगी ही नहीं। तो दैट्स व्हाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है, इग्निशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस स्टार्ट्स बर्निंग, ऐसा टेम्परेचर जब जो सबस्टेंस है ना जलना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो पेपर कप है ना आपका, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है दैट इज 230 डिग्री सेल्सियस। कहाँ गया इग्निशन टेम्परेचर? पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर दैट इज 230 डिग्री सेल्सियस, बट इसमें जो पानी है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो गया, बट ये 230 डिग्री पे पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी जो है ना इसमें उबल रहा है। जब ये पूरा पानी अच्छे से उबल जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, जब पूरा ये सूख जाएगा, तब ये आग पकड़ेगा, उससे पहले नहीं। तो क्यों नहीं आग पकड़ रहा है? बिकॉज पेपर डज नॉट रीच इग्निशन टेम्परेचर, कागज प्रज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पा रहा, दैट्स उसमें बर्निंग नहीं हो रही है, आग नहीं लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट विद इट्स पोजीशन इन ह्यूमन बॉडी। क्लास 6 का ये चैप्टर है बोन्स वाला, जिसमें जॉइंट वाला एक टॉपिक है। तो ये कुछ जॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिक्स जॉइंट, हिंज जॉइंट, बाइवर्ट जॉइंट। आपको बताना है कौन से जॉइंट का क्या काम है, कौन सा जॉइंट क्या कर रहा है। तो ये चारों जॉइंट का मैंने टेबल भी दे रखा है, चारों में जितने भी जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, फिक्स जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसमें सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, जैसे शोल्डर और हिप। इसके इजी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एक जॉयस्टिक मूविंग इन एवरी डायरेक्शन, वैसे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हिंज जॉइंट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा, बैक और फोर्थ डायरेक्शन। जैसे दरवाजों की हिंजेस होते हैं ना, जिस तरह वो आगे पीछे मूव करते हैं, उसी तरह से बैक एंड फोर्थ ही मूव कर सकता है, लाइक बोन इन आर एल्बो, नी एंड फिंगर्स। एंड पाइवट जॉइंट जो है एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही रोटेट करता है, लाइक आर नेक में जो हमारी बोन होती है उसमें पाइवट जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जहां पे बोन जो है एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, लाइक रिस्ट बोन और एंकल बोन। फिक्स जॉइंट मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, फिक्स्ड है। बोन्स ऑफ द स्कल, हमारे स्कल की जो बोन्स हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, चलिए
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की जो डायरेक्शन है अभी मैंने आपको बताया, सभी डायरेक्शंस में ये मूव करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जॉइंट बिटवीन आर्म एंड शोल्डर, आर्म और शोल्डर, आर्म को आप अगर आप रोटेट करोगे तो सभी डायरेक्शन में मूव होगा ना ये। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो एग्जांपल है दैट इज जॉइंट बिटवीन आर्म एंड शोल्डर। बी फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट कहाँ का होता है? जॉइंट बिटवीन अपर जा, जो ऊपर वाला हमारा जबड़ा होता है, और ऊपर का जो स्कल पोर्शन होता है उसमें जो जॉइंट है दैट इज फिक्स जॉइंट। बी का हो गया थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड इज गिवन ओनली इन ऑप्शन नंबर थर्ड। और हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट बैक एंड फोर्थ, तो जॉइंट फॉर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एल्बो, डी का हो गया फर्स्ट, सॉरी सी का हो गया फर्स्ट, एंड डी पाइवट जॉइंट का हो गया, मेरे पेन इधर उधर पता नहीं क्यों जा रहा है, पाइवट जॉइंट हो गया जॉइंट वेयर नेक जॉइंस द हेड, मतलब हमारा हेड और नेक रीजन जहां आपस में मिलता है वो जो जॉइंट है दैट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहाँ पे मूव करता है? पाइवट जॉइंट जो है एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही रोटेट करता है। आप रोटेट करोगे तो रोटेट होगा, बट एक फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, ये फास्ट तो नहीं कर रही हूँ मैं ज्यादा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम आप कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे हो, बट फास्ट नहीं है। देखो 30 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा लेंदी क्लास हो जाए तब आप वैसे ही डर जाओ। तो बस ये है कि समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना। एंड आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, कि जो मेटल का ऑक्साइड्स हैं वो ऑलवेज बेसिक नेचर के होते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। जब हमने मेटल वाला चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, है ना, वो तो क्या है, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, बट सारे मेटालिक ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिक इन नेचर। उसमें से कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एक बारी मैं आपको, हाँ, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे ये ऊपर वाले पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो मेटालिक ऑक्साइड्स है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे तो इनके जो ऑक्साइड्स मिलेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। बट ये जो है हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ये टिन हो गया, लेड हो गया, ये जो चीजें हैं ना, ये जो मेटल्स हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों ही नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं। तो ये कहना कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर इज नॉट ट्रू, क्योंकि सम मेटल ऑक्साइड्स क्या है, एम्फोटेरिक नेचर के भी है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी गलत। सेकंड है कि बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मेटल्स रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स जो हैं, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के नहीं होते। मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। मेटल्स जो है उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, लाइक सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं। सो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object float in a liquid with half of its volume submerged in the liquid. What is the buoyant force acting on the object? आजकल buoyant force के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि किसी द्रव में कोई वस्तु तैर रही है, तो उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है, मतलब आधा पोर्शन उसका पानी में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा है? buoyant force क्या होगी उस पे, मतलब उस पे जो buoyant force लग रही है वो क्या है? ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो इसमें क्या है, हाँ, एक लिक्विड है, पानी है, पानी में, ये पेन मेरा टेढ़ा फेढ़ा जा रहा है आज, रुको रुको मैं इसको पहले ठीक कर लूँ, एक मिनट रुको। चलिए, मान लीजिए मान लीजिए कोई सब्सटेंस है इस तरह से, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, एंड मतलब ये सारा पानी है। पानी में आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, उसने कहा है कि आधा ऑब्जेक्ट ऊपर है, आधा ऑब्जेक्ट नीचे, ना तो ये पूरी तरह डूब रहा है, ना ही तो ऊपर है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। आधा हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। ठीक है, तो अब क्या है, इस पे देखो, पानी में जब भी कोई चीज है तो तीन ही चीजें काम करती हैं, क्या क्या? या तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना, या तो वो तैरेगा, या तो वो सिंक करेगा, डूब जाएगा, या तो वो ऊपर राइज करता रहेगा। जैसे कई बार देखा आपने, प्लास्टिक की बोल वगैरह अगर पानी की बकेट में आप डाल दो तो वो ऊपर ही ऐसे ऊपर ऊपर ही रहती है, वो नीचे नहीं जाएगी।
तो इस तरह से राइज करती रहती है। तो तीन केसेस बनते हैं, या तो फ्लोट करेगा, सिंक बनेगा, या राइज बनेगा। तो जब भी कोई चीज फ्लोट कर रही है, मतलब वो फ्लोट कर रहा है, जैसे ये बॉल अभी फ्लोट कर रही है, तो क्यों कर रही है फ्लोट? बिकॉज उसके ऊपर जो बायंट फोर्स लग रही है, बायंट फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो पानी में ऊपर की तरफ लग रही है इस सब्सटेंस पे, उस फोर्स को हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, जिसे हम बायंट फोर्स कह रहे हैं, बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है और जितनी बायंट फोर्स लग रही है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में जब लगेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट करेगा। फ्लोट कब करेगा? व्हेन बायंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। सिंक कब करेगा? कब वो सब्सटेंस डूब जाएगा? जब वेट जो है ज्यादा होगा। सिंक कब करेगा? जब वेट जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बायंट फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे डूब जाएगा, इस पे बायंट फोर्स कम लगेगी, इसका वेट ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये पानी में डूब गया। अब राइज कब करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट राइज कब करेगा? जब उस पे बायंट फोर्स ज्यादा लग रही है। बायंट फोर्स ज्यादा लग रही है, उसका वेट कम है, बायंट फोर्स मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है, तो इसको डूबने ही नहीं देगा, उसको ऊपर ऊपर ही रखेगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस बनते हैं। जब वेट जो है इस ऑब्जेक्ट का बराबर होगा बायंट फोर्स के, तो ये क्या करेगा? इस तरह से फ्लोट करेगा। जब वेट जो है इस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा बायंट फोर्स के कंपैरिजन, तो ये डूब जाएगा। और इसका वेट कम होगा तो ये फिर इस तरह से तैरता रहेगा। क्लियर? तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है। इट मीन्स इसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू बायंट फोर्स, उसका भार जो है बायंट फोर्स के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन फिशेस? फिशेस के हार्ट की अगर मैं बात कहूँ, तो फिशेस का जो हार्ट है ना, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे ह्यूमन हार्ट कैसा है? ह्यूमन हार्ट जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें डबल सर्कुलेशन होती है। फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। जैसे हमारे हार्ट में टू ऑरिकल्स हैं, टू वेंट्रिकल्स हैं, वैसे फिश के हार्ट में वन ऑरिकल है, वन वेंट्रिकल है। ये भी टॉपिक हम कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें मैंने आपको एक टेबल दिया था, उस टेबल में सभी एनिमल्स दे रखे थे, और इस एनिमल्स में कौन सी सर्कुलेशन हो रही है, ओपन है, क्लोज्ड है, कितने चैम्बर्ड हार्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सारी चीजें उस टेबल में दे रखी थी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, फिशेस का टू चैम्बर्ड हार्ट है विद वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन? जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो कौन सी स्टेटमेंट सही है उस केस में? देखो मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, ये इस तरह से। ठीक है, मीन पोजीशन क्या होती है? जब ये इस तरह से सेंटर में है ना, तो इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है? जब वो लेफ्ट या राइट पे जाता है, यहाँ जाएगा या फिर वो यहाँ जाएगा। मान लीजिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, लेफ्ट या राइट। तो ये जो पोजीशंस हैं दोनों ही, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां तक वो जा सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन, सेंटर वाली पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन, साइड साइड वाली जहां तक वो जा सकता है, ये क्या है? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसमें पूछा है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो कौन सी एक स्टेटमेंट सही है उस केस में। तो देखो जब वो जो आपका ये बॉब है सेंटर में होगा, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी होगी? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। देखो क्या हुआ ना, ये पेंडुलम है, आपने इसको यहाँ से छोड़ा, ये वापिस यहाँ आया, यहाँ गया, फिर वापिस आया, फिर से वहीं पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, बट जो स्पीड है वो कितनी है? स्पीड कितनी है? मैक्सिमम। और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा। ठीक है, इस केस में मीन पोजीशन की बात कर रही हूँ, पर हमसे एक्सट्रीम पोजीशन का पूछा गया, और एक्सट्रीम पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो मैक्सिमम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैक्सिमम है। और स्पीड कितनी है? यहाँ पे स्पीड 0 होती है, कुछ टाइम तक यहाँ पे रुक जाता है। स्पीड कितनी है इसकी? 0 है, कुछ टाइम तक रुक के, कुछ सेकंड्स के लिए रुक के फिर वापस आता है। स्पीड यहाँ 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में ही पूछा था आपसे। तो एक्सट्रीम पोजीशन में पूछा था कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन जो है इट इज मैक्सिमम। त्वरण क्या है? अधिकतम है। कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन में। यही अगर मीन पोजीशन के बारे में पूछा होता, तो मीन पोजीशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होती। ठीक है,
एक्सेलरेशन 0 थी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी, बट स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम थी, तो ऑपोजिट है, उसके उल्टा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जब किसी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हम दूसरा प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे मान लीजिए पोटैटो है, वेजिटेटिव पार्ट क्या, पोटैटो में वेजिटेटिव पार्ट क्या है, स्टेम, मतलब पोटैटो स्टेम में आता है ना। मान लीजिए उसके अलावा जो स्वीट पोटैटो होते हैं, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, तो उसके थ्रू भी हम स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, तो स्वीट पोटैटो में रूट के थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा रहे हैं। तो जब भी हम किसी वेजिटेटिव पार्ट से, स्टेम से, रूट से, लीफ से नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ये। ठीक है, तो फ्लावर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तो बात ही नहीं कर सकते इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हो रही है। जहां जहां फ्लावर है उसको काट दो, क्योंकि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में पॉसिबल है, किसके थ्रू पॉसिबल है, रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू। ठीक है, जड़े, तना और पत्तियों के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल होती है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके जो थ्योरी पोर्शन है वो हो गए कंप्लीट यहाँ पे। अब हम करेंगे अपने पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस होंगे अब नेक्स्ट। चलिए एक बार क्लास देख लो कितनी, हाँ 40 मिनट्स की हुई है अभी। चलिए क्वेश्चन है, a teacher want to illustrate the concept of pressure to her students, which of the following activity should be suitable for doing so। मतलब टीचर जो है दाव की एक एक्टिविटी जो है प्रदर्शित करना चाहती है, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी जो है इस प्रेशर के बारे में समझाने के लिए उचित रहेगी, क्लास में कौन सी एक्टिविटी जो है प्रेशर टॉपिक को समझाने के लिए सही रहेगी। फर्स्ट है वस्तुओं का मुक्त रूप से गिरते हुए अवलोकन करना तथा उनकी अपेक्षित गति की तुलना करना। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट में तो आप ग्रेविटी की बात कर रहे हो ना, प्रेशर की बात नहीं कर रहे हो। सेकंड है एडिंग डिफरेंट ऑयल्स टू वाटर एंड ऑब्जर्विंग द लेयर्स, तो इसमें भी प्रेशर की बात नहीं हो रही है। पुशिंग एन एम्प्टी क्लोज प्लास्टिक बॉटल इनटू बकेट ऑफ वाटर एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशन। एम्प्टी क्लोज प्लास्टिक बोतल को आपने बकेट में डाला एंड एम्प्टी क्लोज प्लास्टिक बकेट में डाला, मतलब बोतल को बंद करके आपने बकेट में डाला। ऑब्जर्वेशन के इसमें बॉयंट फोर्स आप देखोगे कि बोतल तैर रही है, डूब रही है, क्या हो रहा है, तो यहाँ बॉयंट फोर्स की एक्टिविटी, मतलब बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है रिलेट कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ जो है ना, होल्डिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर टू द बॉटम लिप एंड देन ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ अक्रॉस द स्ट्रिप, ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन विद द स्ट्रिप ऑफ पेपर मूव्स। ये जो एक्टिविटी है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये कागज की एक पट्टी को अपने निचले होंठों से लगाना और फिर मुंह से पट्टी को फूंक मारना, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर का यूज कर रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस टॉपिक को समझाने के लिए उचित रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, which of the process skill does the following activity aim to develop among students? Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Now count your breathing rate after brisk walk, after running, and also after complete rest. In which case, according to you, breathe rate be fastest. Check if your friend also gets some same value or not. मतलब आप एक एक्टिविटी करा रहे हो, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लो, सांस छोड़ो। अब आपने बच्चों से पूछा कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट, एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। आपने बच्चों को कहा कि आप देखिए कि आप कितनी बार जो सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, और अपनी ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हो आप आफ्टर ब्रिस्क वॉक। आपने जब आप नॉर्मल वॉक करते हो तब आपकी जो हार्ट बीट है वो कितनी रहती है, मतलब कितनी बार आप सांस लेते हो, छोड़ते हो। जब आप रन करते हो, मतलब आप प्रॉपर वॉक कर रहे हो, तब कितनी बार सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो। जब आप रन कर रहे हो तब कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, या फिर जब रेस्ट करते हो तब कितनी बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो। तो टीचर जो है बच्चे को कंफर्म, मतलब ये मेजर करने के लिए बोल रही है। ठीक है, और ये भी कहा है कि कौन से केस में ब्रीदिंग जो है फास्टेस्ट होगी, वॉक के केस में, रन के केस में, या रेस्ट के केस में। और ये भी कहा गया कि आप अपनी जो बीट है, ये जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट आप कर रहे हो, ब्रीदिंग रेट है, आप अपने दोस्त के साथ चेक कर सकते हो कि क्या आपके और आपके दोस्त की जो वैल्यूज हैं ब्रीदिंग रेट की, वो सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो टीचर ये एक्टिविटी करा रही है। तो इसमें टीचर क्या करवा रहा है बच्चे को, तो बच्चा पहले क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चा ऑब्जर्व करेगा कि हाँ कितनी बार ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया। ये प्रिडिक्ट करेगा कि वॉक किया तब मैंने कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, रन किया तब कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। उसके बाद वो मेजर करेगा, मेजरमेंट कर रहा है।
तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन जैसी कोई चीज, एक्सपेरिमेंटेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। यहाँ पे ये जो स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्शन और मेजरमेंट, इनका यूज करके हम इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइंड अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी व्यू ऑफ असेसमेंट इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के आकलन के समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। मतलब कंटेम्परेरी व्यू होता है कि मॉडर्न व्यू, कौन सा मतलब मॉडर्न व्यू आज नाउ डेज जो असेसमेंट है साइंस में, कौन सा उसके साथ मेल नहीं खा रहा है। फर्स्ट है, असेसमेंट इन साइंस प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी अमंग स्टूडेंट्स, तो ये तो सही है। असेसमेंट ऑफ साइंस इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, इज ट्रू। असेसमेंट इन साइंस इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट मेमोराइजेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, कि बच्चे ने कितने अच्छे से थ्योरीज और प्रिंसिपल को रटा हुआ है कि इस चीज को, ये चीज आप देखते हो साइंस में, तो जी नहीं, ये सही नहीं है। फोर्थ है, असेसमेंट इन साइंस फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। तीनों ही ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर थर्ड। विज्ञान में आकलन आधारित है छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विचार प्रतिपादन के सिद्धांतों को याद रखने पर। मतलब आप विज्ञान को किस तरह से आकलन कर रहे हो कि कौन बच्चा कितने अच्छे से रट रहा है, चीजों को बता रहा है, कि उसके बेस पे आप बच्चों का आकलन करोगे, उसके बेस पे आप क्या बच्चों की असेसमेंट करोगे। तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड, और यही हमें बताना था, गलत ही स्टेटमेंट हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। इन चार क्वेश्चन में से कौन सा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होता है जहां पे मल्टीपल लाइंस हम उस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सिर्फ एक ऑप्शन बताना होता है। जैसे ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना अभी, ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताना है, आपके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ एक आंसर चूज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जिसमें आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है दे सकते हो, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो अब कौन सा एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आप देखिए। फर्स्ट है, स्टेट वेज इन विच animal life is affected by deforestation. What would happen if we had no wood? How does deforestation lead to reduced rainfall? What factors are affecting biodiversity in your area? बाकी ये जो तीनों क्वेश्चन है ये थोड़ी सी बुकिश क्वेश्चन है, आपने बुक में पढ़ रखा है किस तरह से डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल करना है, हमारे पास वुड नहीं होगी तो क्या होगा, हाउ डज डिफोरेस्टेशन से रेनफॉल को, मतलब हाउ डज डिफोरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। तो ये जो बुकिश क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, बुक में जो रटा रटाया वो उसने बता दिया, बट प्रॉपर अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, वो अपने प्रॉपर वे में खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन खुद से दे पाएगा, अपनी रीजनिंग, अपनी थिंकिंग को यूज करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपके क्षेत्र में कौन से कारक जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं, ये किस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, हम अपने आंसर्स जो है लिख पाते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास सिर्फ हमें बस एक फिक्स्ड आंसर देना होता है। इट इज बेस्ड ऑन, इट इनकरेज थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, और ये मेमोरी और फैक्ट और रिकॉल पे बेस्ड होता है। इसमें हमें बताना होता है कि वाई, हाउ, मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इसमें बस व्हाट, विच का आंसर देना होता है। आंसर जो है लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट और वन वर्ड आंसर होगा। मल्टीपल, मोर देन वन करेक्ट रिस्पॉन्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे इस केस में एक ही करेक्ट आंसर होगा। एंड यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हैं, इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हैं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल ओपन एंडेड क्वेश्चन में हो गया, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए जो बायोडाइवर्सिटी का एक क्वेश्चन था, इसके बारे में आप प्रॉपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इस तरह से जो वन वर्ड आंसर होंगे या फिक्स आंसर होगा वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Next, I want to teach the concept of electrical conductivity to student of grade 7. You have the following material: rubber, open electrical circuit with a bulb, metallic pin, distilled water, salt solution. Which of the following would you follow to introduce the concept? आप क्लास में बच्चों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं कि which one is good conductor, which one is bad conductor. तो आपके पास ये कुछ मटेरियल है, रबर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बल्ब के साथ एक मेटल की पिन है, डिस्टिल्ड वाटर है, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं आपके पास। अब आप
किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराओगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, कि आप क्या करोगे, एक एक करके चीजों को कहोगे कि एक एक चीजों को एक एक करके, जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, मेटालिक पिन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, डिस्टिल वाटर है, रबर है, एक एक करके इलेक्ट्रिक सर्किट में इंसर्ट करते जाओ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है। जब गुड कंडक्टर होगा तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा, बैड कंडक्टर होगा तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? I will begin by having my student explore each material by placing it in the circuit. I would use their observation on the basis of categorize material as good or bad conductor of electricity. कि बच्चे ऑब्जर्व करेंगे किसमें जो है बल्ब ग्लो किया, किसमें बल्ब ग्लो नहीं किया, तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि बल्ब ग्लो क्यों किया, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर। जैसे मान लीजिए उसने मेटालिक पिन लगाई इलेक्ट्रिक सर्किट में और बल्ब ग्लो करेगा, तो हम बताएंगे कि बेटा ये जो मेटालिक पिन है ये क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई ये बल्ब ग्लो करेगा। जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो गुड कंडक्टर लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, बैड कंडक्टर लाइक रबर या प्लास्टिक लगाएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में एक बार रीड कर लें, काफी लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने अलग अलग करके इसको ऐड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी यूज टू एनकरेज लर्नर टू आस्क क्वेश्चन इन अ साइंस क्लासरूम? विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रयुक्त की जा सकती है? कौन सी ऐसी योजना को आप अपनाओगे जिससे बच्चा जो है क्लास में क्वेश्चन पूछे? फर्स्ट है एक्नॉलेज लर्नर क्वेश्चन एज इंटरेस्टिंग या गुड। जैसे बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको बोलोगे कि अप्रिशिएट करोगे उसको कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, ठीक है, इस तरह से आप अप्रिशिएट करोगे तो दिस इज ट्रू। सेकंड है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इज आल्सो ट्रू। प्रोवाइड इमीडिएट आंसर टू स्टूडेंट क्वेश्चन, कि एकदम से आपने आंसर बता दिया, क्वेश्चन पूछा और आंसर बता दिया, दिस इज नॉट ट्रू। डी है असेस लर्नर्स ऑन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नॉट ओनली आंसर्स, कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे आप असेस करें, वो आंसर दे पाए नहीं दे पाए इसके बेस पे आप असेस ना करें। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये दिस इज नॉट ट्रू। इसका जो राइट आंसर होगा दैट्स ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइंस? साइंस के संदर्भ में कौन सा एक स्टेटमेंट जो है सही है? फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स आर प्रिंसिपल रूट टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मतलब साइंटिफिक नॉलेज को हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, यही एक प्रिंसिपल रूट है एक्सपेरिमेंट से, जी नहीं। सेकंड है, अब जरूरी थोड़ी कि जैसे सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो जो सोलर सिस्टम की डिस्कवरी करते हैं वो थोड़ी ना प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में बैठ के, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इट इज ओनली द प्रिंसिपल रूट टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कि साइंटिफिक नॉलेज यहीं से एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। सेकंड है एम्पेरिकल एविडेंस इज यूज्ड टू सपोर्ट एंड रिफाइन आइडियाज इन साइंस, दिस इज ट्रू, कि हम कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना जरूरी है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एक स्टेटमेंट दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक से कि इंग्लिश फिजिशियन जो थे विलियम हार्वे, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो सर्कुलेशन की जो ब्लड है ना, ब्लड में सर्कुलेशन होती है। इनसे पहले हार्वे से पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ब्लड में ऑसिलेशन होती है, तो सभी जो लोग हैं उन्होंने यही एक्सेप्ट किया था कि ब्लड में ऑसिलेशन हो रही है, मतलब टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, उसको ऑसिलेशन कह रहे हैं। तो उन साइंटिस्ट ने कहा था कि ब्लड जो है ऑसिलेट करता है। बाद में साइंटिस्ट आए हार्वे, तो उन्होंने कहा कि ब्लड ऑसिलेट नहीं करता, ब्लड सर्कुलेट करता है। तो किसी ने भी उनकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, काफी क्रिटिसाइज किया उस टाइम उनको, उनकी इस स्टेटमेंट के लिए। एंड उसके अलावा जब उनकी डेथ होगी तब उनका ये जो साइंटिफिक आइडिया था हार्वे का सर्कुलेशन का, ये सबने एक्सेप्ट किया, इसको एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट जो है सिलेक्ट किया गया। तो हमें पता है, अब हम यही पढ़ते हैं कि हमारे ब्लड में सर्कुलेशन हो रही है, हम ऑसिलेशन नहीं पढ़ रहे कि हमारे ब्लड में ऑसिलेशन हो रही है, हम पढ़ते हैं हमारे ब्लड में सर्कुलेशन हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ साइंस इज इलस्ट्रेटेड अबव? नेचर ऑफ साइंस कि कौन सी एक चीज जो है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब इस एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, इन लाइंस के थ्रू जो है समझ में आ रही है आपको कि साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, साइंस को एम्पेरिकल एविडेंस का होना जरूरी है। साइंस इज टेंटेटिव नेचर, दिस इज आल्सो ट्रू, साइंस टेंटेटिव नेचर का है, मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे पहले एक साइंटिस्ट ने कहा कि ब्लड ऑसिलेट हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्लड ऑसिलेट हो रहा है, कोई दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो उनकी डेथ के बाद इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया गया कि यस हमारा जो ब्लड है उसमें सर्कुलेशन ही होती है। तो साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है। साइंस इज सोशली and culturally embedded,
साइंस जो है सोशली और कल्चरली, मतलब सोसाइटी और कल्चर का काफी योगदान है। तो वैसे तो नेचर ऑफ साइंस इन चारों ही चीजों को फॉलो करती है, बट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ये हमें बताया जा रहा है कि साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब साइंस का कोई भी चीज प्रूव करने के लिए एक एविडेंस का होना जरूरी है, जो इस स्टेटमेंट में दे रखा है। उसके अलावा साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, ये भी ये स्टेटमेंट शो कर रही है, क्योंकि पहले ऑसिलेशन को फॉलो करते थे लोग, फिर सर्कुलेशन को फॉलो करने लगे, मतलब फिक्स नहीं था, चेंज हो गया, एविडेंस के हिसाब से सिचुएशन चेंज होगी। उसके बाद साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, इस स्टेट में कहीं पे भी वैल्यू या एथिक्स का यूज नहीं किया गया है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है, साइंस इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड, साइंस को सोसाइटी और कल्चर दोनों का ही काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो जैसे जब उन्होंने ये प्रूव किया तो सोसाइटी ने उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया, उनको कई लोग सर्कुलेटर के नाम से बुलाने लगे, उन्होंने काफी पेशेंट्स जो है वो लूज किए अपने। तो इससे ये पता चलता है कि साइंस जो है सोशली और कल्चरली दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है साइंस पे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ए बी डी, इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है, मतलब इस स्टेटमेंट में ये बता रही है इट फॉलोज द नेचर ऑफ साइंस। एंड जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड डी। मतलब हमें नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताना था, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पर्टिकुलर ये जो लाइंस है इनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 था, ए बी एंड डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रेंस, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी इन्फ्रेंस है। तो ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जहां पे हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, और इन्फ्रेंस क्या होता है, जहां पे हमने अपने सेंसेस को यूज करके एक कोई फाइनल कंक्लूजन निकाला, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्रेंस। जो फाइनल रिजल्ट हमने निकाला, फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंचे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। तो दोनों ही सेपरेट चीजें, ऑब्जर्वेशन अलग है, इन्फ्रेंस अलग है। ऑब्जर्वेशन में हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, इन्फ्रेंस में हम फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लीव्स ऑफ एन एक्वेटिक प्लांट आर कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग, कि जो पानी में पौधे होते हैं उनकी पत्तियां मोम जैसे आवरण से ढकी होती हैं, दिस इज ट्रू एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन है। सेकंड है, अ क्लाइंबिंग प्लांट हैज थ्रेड लाइक स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर राइजिंग फ्रॉम स्टेम, कोई प्लांट क्लाइंब करता है ना तो उसकी इस तरह से कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। थर्ड है, स्मॉल साइज लीव ऑफ अ डेजर्ट प्लांट हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, कि जो डेजर्ट प्लांट में छोटे छोटे लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर लॉस होने में हेल्प करते हैं, मतलब वाटर उनके इजीली ट्रांसपीरेशन ना हो पाए, इसलिए उसके जो पत्ते हैं काफी छोटे साइज के होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। तो ये हमारी इन्फ्रेंस है। एंड फोर्थ है, लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट फ्लोट एंड बेंड इन वाटर, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। तो ये इन्फ्रेंस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ये इन्फ्रेंस किया, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमने देखा कि जो ये है डेजर्ट एरिया है ना, वहाँ जो प्लांट्स हैं उनके लीफ छोटे छोटे होते हैं, या फिर वो कोन शेप, मतलब कांटों के शेप में ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं, या फिर काफी छोटे छोटे लीफ होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमने ऑब्जर्व किया कि वहां के प्लांट्स के लीफ छोटे होते हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। बट ये हमारा इन्फ्रेंस है कि जो स्मॉल साइज लीफ है ना वो डेजर्ट प्लांट में इसलिए होते हैं क्योंकि वो वाटर लॉस में हेल्प करते हैं, मतलब वाटर लूज नहीं करने देते, मतलब वाटर को लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करता है। तो ये हमारा इन्फ्रेंस है, ना कि ऑब्जर्वेशन। और ऑप्शन नंबर थर्ड यही हमारा राइट आंसर है। रेगिस्तान पौधे की छोटे आकार की पत्तियां जल की शीत को कम करने में सहायक होती हैं। और ये डिफरेंस दे रखा है, एक बार रीड आउट कर लेना ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं, पांचों सेंसेस, सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टचिंग, टेस्टिंग, इनको हम यूज करते हैं। इन्फ्रेंस में हम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन्फ्रेंस और ऑब्जर्वेशन के। लीव्स आर ड्रॉपिंग, ये हमने ऑब्जर्व किया, इन्फ्रेंस निकाला, फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला कि ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, ड्रूप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्लांट नीड्स वाटर, दैट्स व्हाई वो पत्ते झड़ रहे हैं, ड्रूप कर रहे हैं। रोड इज वेट, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमने ऑब्जर्व किया। ये हमारी इन्फ्रेंस है कि रोड इसलिए वेट है बिकॉज अभी रिसेंटली रेन हुई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए लिए थे कि ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट है, साइंस इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, तो दिस इज नॉट ट्रू। ये कहना कि साइंस ऑलवेज, ये ऑलवेज जैसे शब्द लग जाते हैं, दिस इज नॉट गुड। ऑलवेज जैसे या ओनली जैसे शब्द जहां भी लगेंगे वो कभी भी सही नहीं होगा आपका। तो इट इज साइंस इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी इज नॉट ट्रू, क्योंकि साइंस हर बार बेनिफिशियल नहीं रहती। जैसे मान लीजिए कोई एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाए, वो भी तो साइंस की ही देन है, तो हम ये नहीं कहेंगे साइंस इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, दिस इज नॉट ट्रू। सेकंड है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस हैज लेड टू इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल एंड
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज वेल एज कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कि विज्ञान में जो प्रगति से प्रकाशीय और इलेक्ट्रिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर दूरसंचार तकनीकियों का भी आविष्कार हुआ है। मतलब ये जो साइंस की एप्लीकेशन से ही हमें ये सब चीजें मिली हैं, हमें फोन मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले, कंप्यूटर मिले, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मिली, जितनी भी चीजें हमें मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली, ये सारी चीजें हमें साइंस की वजह से ही मिली। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट S2 इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपके कोई सजेशन हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। अब सिर्फ 1 महीने का टाइम है आपके पास। 1 महीने में मतलब आप ना काफ़ी कुछ कर सकते हो। 1 महीना मोर देन एनफ है आपके लिए। तो ये वीडियोस अगर आप देखते रहोगे, मतलब ये जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगा लोगे ना, सीटेट की बात करूँ, इतने क्वेश्चंस भी आप लगा लोगे तो भी आपका सीटेट जो 100% क्लियर हो जाएगा। ये इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ना टॉपिक सेम ही है, टॉपिक वही है, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये जो सीरीज है हमारी प्रैक्टिस सेट वाली, आप इसमें बने रहिए और क्वेश्चंस को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट भी सीखते रहिए। साथ साथ अगर आपको थ्योरी और पेडागोजी पोर्शन देखना होगा तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वो भी आप विजिट कर सकते हो। एंड चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।